वर्ल्ड में कई सारी ऐसी वॉर्स हुई हैं जहां पब्लिक को बचाने के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए या सिटी को बचाने के लिए लोगों ने अपने जेवर दे दिए, अपने बर्तन दे दिए, अपने धार्मिक चिन्ह दे दिए, जिन्हें पिघला करके गोल्ड कॉइन्स बनाए गए। उन गोल्ड कॉइन्स से योद्धाओं को फीस दी गई और उनकी तनख्वाह दी गई, जिससे युद्ध चलता रहा और देश बच गया। कई सारी ऐसी वॉर्स भी हुई हैं जहां पर देश को बचाना नामुमकिन था, फिर भी ऐसे स्टेप्स लिए गए, पर प्रजा की धन संपदा लोगों ने हाथों हाथ दी सेना को, ताकि वो उससे अपना सेना का खर्च निकाल सकें, अनाज खरीद सकें। ऐसी ही एक वॉर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वर्ल्ड हिस्ट्री में इस पॉइंट को, इस डेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है। ये डेट है 29 मई 1462। महमद द सेकंड, उसे फातेह नाम से उसे टाइटल दिया गया था क्योंकि उसने कॉन्स्टेंटिनोपोल को जीता था, जो कि आज का इस्तांबुल है। करीबन 1100 साल से वो सिटी एग्जिस्टेंस में था और रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। लेटर वो बाइजेंटीन एम्पायर का पार्ट बन गया और वहाँ पे जो भी राजा था उसने कॉन्स्टेंटीन ही कहा जाता था। हालांकि अलग अलग नाम है, लेकिन फर्स्ट राजा कॉन्स्टेंटीन था और इसके बाद अलग अलग राजा हुए और लास्ट जो राजा था उसका नाम भी कॉन्स्टेंटीन ही था, कॉन्स्टेंटीन द 11th। और कॉन्स्टेंटीन द 11th के रेन में कॉन्स्टेंटिनोपोल का पतन हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपोल को बचाने के लिए कॉन्स्टेंटीन ने अपने सारे धार्मिक चिन्ह, चर्च के जितने भी धार्मिक चिन्ह थे, लोगों के बर्तन थे, वो तक पिघला दिए और उससे सिक्के बनाए ताकि इटालियन योद्धाओं को दिया जा सके। इटली का एक बहुत बड़ा योद्धा था जिसका नाम था जिवानी जस्टिनियानी। एक्चुअली वो एक समुद्री लुटेरा था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप था। उसे अपनी सेना का सेनापति बना करके कॉन्स्टेंटीन ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि आप जानते हैं लुटेरे जो होते हैं उन्हें धन से ज़्यादा मतलब होता है। लेकिन जस्टिनियानी का रिकॉर्ड रहा है कि उसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। लेकिन कॉन्स्टेंटीन की इस निर्णय से कई सारे लोग खुश नहीं थे। उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था। जस्टिनियानी ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वो हार गया और वो भाग भी गया। जो जस्टिनियानी के जितने योद्धा थे वो पैसे के लिए काम करते थे और जब तक पैसा मिल रहा था वो युद्ध लड़ रहे थे। तो कॉन्स्टेंटीन ने युद्ध को जारी रखने के लिए, करीबन ये 3 महीने तक शायद ये युद्ध चला, लगभग 2.5 महीने ये युद्ध चला, पूरा अप्रैल, पूरा मई, मार्च से शुरू हुआ था और कॉन्स्टेंटिनोपोल की घेराबंदी की गई थी और सबसे ज़्यादा सोना पिघला करके यूज़ करने का इतिहास इस वॉर के नाम लिखा गया है। करीबन 2 टन सोना पिघलाया गया, अलग अलग यूटेंसिल से, गहनों से, धार्मिक चिन्ह से, जैसे क्रॉस है, प्लेट्स हैं, इनसे पिघला करके 2 टन सोना पिघलाया गया। उससे सिक्के बनाए गए और उसे पे किया गया योद्धाओं को और 3 महीने तक ये युद्ध चला। लेकिन अंततः युद्ध ख़त्म हो गया और 29 मई 1462 को महमद द सेकंड, जो कि मुराद का बेटा है, ऑटोमन एम्पायर का एक एम्परर है, उसके हाथों ये युद्ध ख़त्म हुआ और वो जीत गए और कॉन्स्टेंटिनोपोल हार गया। कॉन्स्टेंटिनोपोल को बाद में इस्तांबुल कहा गया और वो टर्किश एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर या फिर उस्मानिया, एक्चुअली उसका नाम उस्मानिया सल्तनत था और सुल्तान का नाम अहमद था, तो ऑटोमन एम्पायर की राजधानी बनी। इस्तांबुल से जुड़ा हुआ और भी कई सारे फैक्ट्स हैं, जैसे अलेक्जेंडर का एशिया माइनर में जो सबसे पहला अराइवल हुआ था वो भी वहीं हुआ था और उसे उस समय मैग्नीशिया कहते थे। उस ज़माने में इसे मैग्नीशिया कहते थे। और मैग्नीशिया
एक्चुअली आज का जो टर्की है वो मैग्नीशिया था। अब टर्की से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टर्की को टर्की हमेशा नहीं कहा जाता था। तुर्क लोगों की भूमि बनने के कारण उसे टर्की कहने लगे। मतलब जितने भी तुर्क हैं वो वहाँ के नहीं थे, मैग्नीशिया के नहीं थे। मैग्नीशिया में आकर के तुर्क लोग बसे हैं। अब ये तुर्क लोग कहाँ के हैं? सेंट्रल एशिया के हैं। सेंट्रल एशिया में कहाँ? आज का तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मतलब इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है। कश्मीर से अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो जो पार्ट पड़ता है वो असली में तुर्कों की भूमि है। और यहाँ इंडिया में जो इन्वेडर्स आए थे, जिसमें गुलाम वंश के लोग थे, जैसे इल्तुतमिश है या फिर खिलजी है, ये सारे वंशज जो हैं ये भी तुर्क ही हैं। ये भी माना जाता है कि जो मुग़ल हैं वो भी मिक्स ब्रीड हैं, तुर्क भी उसमें इन्वॉल्व थे। उनकी फैमिली लीनियज जो है तुर्क में भी जा कर के मिलता है। तो ये सभी लोग टर्की में इकट्ठा हुए। इन्होंने बहुत सालों तक वहाँ पे खाना बदोश की तौर पे जीवन जिया और उसके बाद धीरे से उन्होंने अपना एम्पायर बनाया, जो कि इस्टेब्लिश करने वाला था उस्मान, और इसीलिए उसके नाम पर सल्तनत उस्मानिया कहा गया। इंडिया में भी कई सारी यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी उसी के नाम पे है। क्यों है ये तो सोचने की बात है कि वहाँ के लोगों का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी खोल रखी है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री मैंने टर्की की आपको बता दी। तो मुराद का जो बेटा था महमद द सेकंड, उसने इस्तांबुल को जीता और कई सारे यूटेंसिल्स को पिघलाना पड़ा कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाया। करीबन 2 टन सोना पिघलाया गया था। ये बहुत बड़ा फिगर है। ऐसा पहले इतिहास में कभी देखा नहीं गया और बाद में भी शायद देखा नहीं गया कि वॉर से सर्वाइवल के लिए पब्लिक से इतना ज़्यादा सोना लिया गया और फिर भी वो वेस्ट हो गया, वो नहीं हो पाया, उसका कोई रिकवरी नहीं हो पाई। 1962 में भी यही हुआ था इंडिया में कि जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर लोगों ने भावुक होकर के अपने मंगलसूत्र तक दान कर दिए थे ताकि इंडिया की सेना के लिए साजो सामान जुटाए जाएं। हालांकि इंडिया के लिए ये बड़ा कठिन डिसीजन रहा होगा कि पब्लिक से पैसा डायरेक्टली मांगा जाए, और इससे पहले 1962 से पहले जितना भी डिफेंस बजट था उसे जानबूझकर कम कर दिया गया था। हाँ, हम तो शांतिप्रिय देश हैं, हमें तो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमें कोई आक्रमण हम पे नहीं करेगा। लेकिन हाँ, चाइना ने किया। चाइना के साथ हम पंचशील की प्रतिज्ञा ले रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे थे, लेकिन चाइना ने आक्रमण कर दिया 1962 में। और इंडिया में भी इतना बहुत ज़्यादा सोना दिया गया लोगों के द्वारा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। कई लोगों ने अपना कंगन मंगलसूत्र वगैरह तक दान किए ताकि इंडिया की जो फ्रीडम है वो ना जाए। हालांकि वो जो वॉर है वो भी हार गए और बहुत बड़ा पार्ट चाइना ने ले लिया था। तो ये बड़ा एम्बैरेसमेंट का पार्ट है, लेकिन हाँ, सूनर और लेटर वी विल फाइट अगेन एंड वी विल कैप्चर इट अगेन। तो ये ब्रीफली मैंने कुछ बताया है आपको कि हिस्ट्री के और कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे गोल्ड को दिया गया पब्लिक को बचाने के लिए, मतलब कंट्री को बचाने के लिए। ऐसा एक और हिस्ट्री में एविडेंस मिलता है जहाँ पे लोगों ने अपने साजो सामान, गोल्ड वगैरह दान किया, प्रीशियस मेटल्स दान किए गवर्नमेंट को, सरकार को या राजा को, जिससे देश की सेना को संसाधन दिए जा सकें। तो इसमें कार्थीज एक बहुत बड़ा रोल पे मतलब एक मेंशनेबल टॉपिक है। कार्थीज कहाँ है? कार्थीज नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में है और यहाँ का एक राजा था हैनिबल। हैनिबल ने रोम पे आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने के लिए उसने अपने पूरी पब्लिक से इस चीज़ की डिमांड की थी कि जितना धन हो सके उसे दिया जाए, क्योंकि रोम ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था कार्थीज पे। ये बीसी की बात है, मतलब लगभग 250 बीसी के आसपास की बात है। अलेक्जेंडर के बाद की बात है। वैसे अलेक्जेंडर का एपिसोड हो गया था और फिर जब रोमन एम्पायर अपने बढ़ रहा था उस समय की बात है। कार्थीज में हैनिबल ने अपनी पब्लिक से इस चीज़ की डिमांड की थी और पब्लिक ने उसे बहुत सारा सोना दिया था और उस सोने से आक्रमण किया था इटली पर।
मतलब रोमन एम्पायर पर, और रोम को तहस नहस भी कर देता। लेकिन रोम सिटी पर जब वो आक्रमण करने गया तो पता नहीं उसका दिमाग क्या हो गया, उसने आक्रमण नहीं किया, उसने आसपास की पब्लिक पे, आसपास की जगहों पे को जीत लिया, केवल रोम बच गया था। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे घटनाएं हुई कि एक्सपीडिशंस बंद हो गया, क्योंकि वो भी पैसे के दम पे ही चल रहा था। तो एक्सपीडिशन बंद हुआ, रोम ने रिकवरी कर ली और कार्थीज पे तो आक्रमण नहीं किया, लेकिन हाँ ये जो पूरा कार्थीज का कैंपेन चल रहा था, मिशन चल रहा था, मुहिम चल रही थी, ये बंद हो गई और हैनिबल का चैप्टर भी क्लोज हो गया। तो मनी से रिलेटेड जब जब भी ऐसे इवेंट्स आए हैं कि मनी को लेकर के वॉर हुई है, मनी की सहायता से वॉर हुई है, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व उतना ज़्यादा नहीं था, हार देखने को मिली है। हाँ, मैं इंडिया के उसमें नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के लोगों मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ था, लेकिन ये एक नोटेबल इवेंट रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर की है ताकि आपका जनरल नॉलेज बढ़े, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो मैं और लाता रहूँगा। थैंक यू।